अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिर कर ली और आज आप लोगों की लाई हुई बहुत ही बढ़िया वीडियो इलेक्शन के हवाले से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बीजेपी ब्लो 250 मार्क, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बीजेपी एंड मोदी इन 2024 लोकसभा इलेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2024 भारत के पॉलिटिकल इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो 2024 को, क्योंकि मैं आपको बताता हूं 2014 के पहले अगर आप देखोगे तो भारत में अलग प्रकार की पॉलिटिक्स होती थी, अलग प्रकार से सरकार बनी हुई थी। आप सबको पता है 1984 के बाद कभी भी फुल मेजॉरिटी नहीं आई थी। ये बदलाव हुआ था 2014 में और अब वापस से कहीं ना कहीं चीजें 2024 के बाद रिपीट हो रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक तो हम देखेंगे बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या दिक्कतें रही यहां पर, और साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है, हु विल बी द किंग मेकर, इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस जीएस फाउंडेशन बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, जो मैं देख रहा था दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लेकर हर जगह अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक सर्टेन तरीके से कि जो चुनाव का नतीजा है वो आ चुका है। भले ही थोड़े बहुत एक दो सीट्स ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा 2019 और 2024 का जो मैप अगर आप देखोगे तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि 2019 में जितनी सीटें आई थी, स्पेशली यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए 2019 में जो बीजेपी है, ये जो कलर आप देख रहे हो, पूरा जो वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक पूरी तरह से बीजेपी का आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नीचे कर्नाटका तक भी आप देख सकते हो। लेकिन 2024 में क्या हुआ है, कुछ रीजन्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा शॉकर रहा है, जो मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा, राजस्थान वाले साइड में आप देख सकते हो। सेंट्रल पार्ट में स्पेशली जो महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, नीचे थोड़ा कर्नाटका हो गया, यहां पर एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए के अंदर, तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको पिछले बार के मुकाबले 59 सीट्स कम मिलती हुई दिख रही हैं इस समय। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो सीट्स का ऊपर नीचे हो सकता है जब फाइनल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, लेकिन यहां पर जो इंडिया गठबंधन है उसको पिछले बार के मुकाबले 102 सीट यहां पर ज्यादा मिल रही हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर इंडिया गठबंधन का वोट शेयर काफी बढ़ा है, इसमें लगभग 7% के आसपास। वहीं एनडीए की अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो लगभग स्टैग्नेंट है। इनफैक्ट मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बीजेपी का बताऊं तो पिछली बार क्या हुआ था, बीजेपी को लगभग 37% के आसपास वोट शेयर मिला था, यह बढ़कर करीब 39% के आसपास पहुंचा है। लेकिन ओवरऑल एनडीए का जो वोट शेयर है लगभग उतना ही है। तो जाहिर सी बात है इस सिनेरियो में क्या हुआ है कि यहां पर बीजेपी पहले की तरह सबसे बड़ी पार्टी तो उभर कर सामने आई है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले आपको समझना है कि 272, चाहे देखिए अगर आपको सरकार चलानी है, चाहे आपके पास 272 हो या फिर 284 हो, 300 हो, 350 हो, अरे 500 भी हो जाए, इट डजेंट मैटर, आपको हाफ वे मार्क क्रॉस करना होता है। हाफ वे मार्क बेसिकली 543 सीट्स का हाफ वे होता है 272। तो यहां पर कम से कम 272 सीट्स होनी चाहिए, जो कि इस समय बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास जो सीट है वो लगभग आप कह सकते हैं 240 से 245 के बीच में रहने वाली हैं। मतलब कि उनको अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। देखो, पहले मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बताता हूं राज्यों के हिसाब से। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा फेलियर बीजेपी का वो रहा है उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अकेले अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यहां पर नुकसान नहीं होता तो ये जो बड़ा उलटफेर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो शायद नहीं होता। क्योंकि बीजेपी आप समझिए 245 के आसपास है। अगर उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीट का नुकसान हुआ, अगर आप इसको जोड़ दो तो ये अपने आप में 285 हो जाता है। तो ये जो आज के डेट में स्थिति बनी है बीजेपी की वो शायद नहीं होती। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा चेहरा उभर कर अगेन फिर से सामने आए हैं,
अखिलेश यादव, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है। फिर उसके बाद जो बड़ा सेटबैक लगा है महाराष्ट्र के अंदर, आपको पता है महाराष्ट्र में अलग प्रकार की अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स देखने को मिली, दो पार्टीज डिवाइड हो गई, एनसीपी और शिवसेना, आपने देखा ही होगा। तो यहां पर भी अगेन आप देखोगे सिर्फ 19 सीट्स मिला है, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र, जहां से 48 एमपी चुनकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 19 सीट्स। पिछली बार क्या हुआ था 2019 में, शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़े थे और 40 से ज्यादा सीट उनको मिली थी, तो एक बड़ा झटका यहां पर लगा। फिर तीसरा देखिए वेस्ट बंगाल में क्या है, 2019 के चुनाव में लगभग 18 सीट्स मिल गई थी बीजेपी को। इस बार एग्जिट पोल कह रहा था कि अभी तो 30 सीट्स आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखो लगभग 10 सीट के आसपास ही बीजेपी को मिलने वाली हैं। जहां तक बिहार का सवाल है तो देखो यहां पर ऐसा कोई बड़ा झटका नहीं है, बीजेपी का अच्छा खासा बढ़त देखने को मिलेगा। लेकिन हां, कर्नाटका अगेन आप देखिए, कर्नाटका में यहां पर पिछले बार 24 के आसपास सीट्स आई थी, इस बार 18 के आसपास आई हैं। राजस्थान एक बड़ा सेटबैक अगेन आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से पूरा फुल 25 में से 25 बीजेपी को मिलता था और यहां पर इस बार 25 में सिर्फ 14 मिल रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी आपको याद होगा रिसेंटली हेमंत सोरेन जेल में उनको बंद किया गया हुआ है, तो यहां पर भी कुछ सेंटिमेंट एक हो सकता है और इसीलिए आप देखिए 14 में से 9 सीट्स मिल रही हैं। देखिए यहां पर कहने के लिए तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट मिल रहा है, लेकिन क्या है ना कि ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर, मतलब पूरा का पूरा लेकर आती थी सीट्स, 10 में से 10, 12 में से 12, जिसकी वजह से बीजेपी का आंकड़ा 272 के पार गया था पिछले 2 चुनाव से। फिर उसके अलावा देखिए पंजाब में बोला जा रहा था कि इस बार कुछ सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, लेकिन अगेन 0 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा देखिए अगेन एक मेजर फैक्टर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, अग्निवीर वगैरह से रिलेटेड जोड़कर देखा जा रहा है। तो हरियाणा में आप देखिए 10 में से 4 या 5 ही सीट बीजेपी को मिलने वाली हैं। तो ये जो कुछ राज्य मैंने आपको बताए, ये सबसे बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से बीजेपी 250 के भी नीचे आ गई है। इनफैक्ट मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, 2019 में लगभग मान लो 300 सीट पर बीजेपी की जो जीत हासिल हुई थी, उसमें से इस बार लगभग 100 सीट हार रही है बीजेपी, मतलब 30% करीब करीब सीट जो है वो बीजेपी इस बार हार रही है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या हुआ, मतलब कि आपने देखा होगा जो पीएम मोदी हैं वो लगातार 400 पार की बात कर रहे थे, 350 पार की बात कर रहे थे, क्या हुआ आखिरकार, क्या हो सकता है। देखो इसको लेकर तो अब लंबे समय बाद जो एनालिस्ट हैं वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, स्पेशली उत्तर प्रदेश में क्या खलबली मची है। लेकिन अगर हम अभी सीधे तौर पर देखें जो हमारे सामने है, तो उसमें यह देखने को मिलता है कहीं ना कहीं जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये 2 बड़े ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो कहीं ना कहीं लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है, बीजेपी के खिलाफ। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पाइट इंडियन इकोनॉमी, आपने देखा ही होगा, मैं कई सारे वीडियोस भी बनाता रहता हूं, पूरे दुनिया में टॉप परफॉर्मेंस रहा है इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन साथ ही साथ प्राइसेस भी बढ़े हैं और लोगों का सेंटिमेंट काफी जुड़ा रहता है। अगेन रिसेंटली अगर आपने देखा हो, कई सारे सर्वेज वगैरह कराए गए थे, लोग इन्फ्लेशन का मुद्दा कई बार उठा रहे थे, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, फ्यूल प्राइसेस हो, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर इसकी वजह से बीजेपी को इश्यूज आए हैं। फिर इसके अलावा लैक ऑफ जॉब्स, यहां पर मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड नहीं किए, ऐसा कई यूथ का कहना था और कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट कर सकता है। और इसका एक दूसरा पहलू आप ये भी देख सकते हो, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बार बार कह रही थी कि हम 30 लाख जॉब तो यूं ही ला देंगे, तुरंत सरकारी जॉब्स जो हैं वो तुरंत लेकर आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वोटर्स का, उसको जीतने में ये लोग कामयाब रहे हैं। खैर इसके अलावा अगर आप देख सकते हो, कांग्रेस पार्टी ने कुछ और भी वादे किए रिसेंटली कि हम हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए हर साल यहां पर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो स्पीच थी, ये जो वायदे थे, ये वोटर्स के साथ रहे दिमाग में और हो सकता है कि ये एक बड़ा कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया या फिर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट किया है। फिर दूसरा एक बड़ा कारण यहां पर एक और बताया जा रहा है, वो है अग्निवीर स्कीम को लेकर, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप देख सकते हो। अग्निवीर स्कीम में बेसिकली आपको पता ही है कि जो एक परमानेंट वो होता था, आर्मी के अंदर सिलेक्शन होता था, उसको हटाकर 4 साल के लिए यहां पर सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद 25% को ही यहाँ पर परमानेंट जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थान और हरियाणा के यूथ हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई और उसका डायरेक्ट असर ये देखने को मिलता है। अग्निवीर स्कीम के खिलाफ कई लोगों का गुस्सा था और इसी की वजह से राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी ने नंबर्स खोए हैं। ये बड़ी चीज़ है क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखोगे हाई नंबर ऑफ यूथ जो है वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करते हैं। फिर इसके अलावा और भी कई सारे आप एनालिसिस कर सकते हो। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कैंपेन के दौरान पीएम मोदी जी के द्वारा कुछ जो रिमार्क्स दिए जा रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज को लेकर वो शायद पसंद नहीं आया होगा। आपने देखा होगा रैलीज में मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम रिजर्वेशन,
चार्ज लगाना कि अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो सकता है शायद पसंद नहीं आई हो। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुजरा का भी उदाहरण दे दिया अपोजिशन पार्टीज के लिए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी समझना है, आपने देखा होगा कई लोग ये इनफैक्ट बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कल के डेट में बीजेपी या फिर पीएम मोदी जिनको करप्ट लीडर्स कह रही थी उन्हीं को अपने पार्टीज में ले रही हैं। तो ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो ये कुछ कारण है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर क्यों ये एक टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं बात करूं मोदी सरकार ने कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को बदला, देखो 2014 में क्या था, 2014 के पहले 1984 में आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई थी उसके बाद एक सहानुभूति वोट मिला था और 400 से ज्यादा सीट्स कांग्रेस को आई थी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एक सिंगल पार्टी को, और वो बदलाव हुआ था 2014 में। और 2014 में यहां पर बीजेपी को अपने अलाइज के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसकी वजह से कई सारे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 2014 के पहले आप याद करिएगा वो 10 साल कांग्रेस का वो कोएलिशन का एरा था, और उसमें मुझे याद है कि कैसे यहां पर कोई एक डिसीजन लेना हो तो अपने सभी पार्टनर्स के साथ बात करना, फिर मिलना, फिर कोई नाराज हो जाए उसको मनाना। तो एक डिसाइसिव जो पॉलिसीज आनी चाहिए वो शायद नहीं आ पाती थी, और इसीलिए इसको हम कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस का पीरियड, वो जो दौर था। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, लेफ्ट पार्टी समर्थन कर रही थी यूपीए 1 सरकार का, और यूपीए 1 मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि यूएस के साथ न्यूक्लियर डील की जाए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट। लेफ्ट पार्टी ने समर्थन हटा दिया। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपको कोलेशन धर्म अपनाना पड़ता है। जब भी कोलेशन गवर्नमेंट बनती है सभी को साथ लेकर चलना होता है, अदरवाइज आपकी सरकार गिर जाएगी। तो वो बदलाव पीएम मोदी के आने से यहां पर देखने को मिला था। एक डिसाइसिव मैंडेट लोगों ने दिया था ताकि आपको जो डिसीजन लेना है देश की भलाई के लिए वो क्लियर लिया जा सके। और कई सारे मुद्दे पर सरकार ने स्टैंड भी लिया था। आप देखिए बीजेपी ने अपने खुद के कई सारे जो अलाइज हैं उसको खोए हैं, जैसे पंजाब के अंदर अकाली दल। अब आपको याद होगा फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था, क्यों हो रहा था, यहां पर सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लाए जा रहे थे तो अकाली दल एक तरह से उसको सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन अचानक से देखने को मिला कि लोगों का गुस्सा भड़क गया है। इसको देखते हुए अकाली दल पीछे हट गया, और यहां पर आपने देखा होगा लंबे समय तक प्रदर्शन चला, बहुत सारी चीजें हुई थी। AIDMK साउथ के अंदर तमिलनाडु में वो बाहर हो गई। तो बहुत सारे जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो हो गए, और बीजेपी को लग रहा था कि यहां पर उनको जरूरत भी नहीं है क्योंकि पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है, बीजेपी इज बैक टू कोलिशन धर्म। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, और दैट इज दी टर्निंग पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। यहां पर जो किंग मेकर साबित होने वाले हैं, देयर इज नो डाउट दैट विल बी टीडीपी के जो लीडर हैं। देखो आंध्र प्रदेश में आपको पता है टीडीपी की सरकार बनने जा रही है। जगन रेड्डी जो है वो चुनाव हार गए हैं क्योंकि असेंबली इलेक्शन था वहां पे। तो टीडीपी इस समय बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में है, कोलेशन में है। तो चंद्रबाबू नायडू और आपको याद होगा नीतीश कुमार, उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आ गए। तो दोनों के सपोर्ट के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अब देखना होगा कैसे चीजें चलेंगी, क्योंकि आप समझिए अगर टीडीपी और जेडीयू उन्होंने समर्थन ले लिया तो बीजेपी को फिर ऑपोजिशन में बैठना पड़ सकता है। अभी मैं लास्ट देख ही रहा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जस्ट किया गया है। राहुल गांधी जो सब बोल रहे हैं कि हमने जो वादा किया है उसको निभाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। अब देखना होगा कि क्या वो टीडीपी और जेडीयू को वापस ला सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे पार्टनर्स हैं, आपको ये भी समझना है कि वो दोनों के साथ रहें। वो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है, बीजेपी के साथ भी की है। तो आप कह नहीं सकते। आप नीतीश कुमार देखिए, यहां पर उनको पलटू राम इस तरह का टैग दिया गया था रिसेंटली, क्योंकि वो लगातार कभी भी किसी के पास स्विच कर जाते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा ये मुश्किल होने वाला है, और इसीलिए कई एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि पॉलिसीज वगैरह में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। क्या है वो देखना होगा, किस तरह से चीजें पड़ेंगी, और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो कंक्लूजन ये है कि बीजेपी के पास पहले कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का अनुभव तो है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। आज के डेट में बीजेपी के अंदर टॉप लीडरशिप में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट को शायद कैसे चलाएंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता। खैर आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, और जो चुनाव हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यही था पूरा इस चुनाव का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड लेट्स सी आगे बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा इसको लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश की पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे। ओके गाइस, तो
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छा, अंकित अग्रवाल के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और उनकी एक स्पेशलिटी को बयान करना चाहूँगी कि वो पूरी जो किसी भी टॉपिक पे कैसे स्टडी देते हैं तो वो A to Z उसकी बारीक से बारीक चीज़ें और बातें मतलब निकाल कर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी नॉलेज होती है उस टॉपिक के हवाले से आपको फराहम कर देते हैं। किसी भी चीज़ की कसर या कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी बहुत ही अच्छी बात है। उनकी हर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होती है। मेरे लिए तो स्पेशली कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो मैं सबसे पहले अंकित अग्रवाल की वीडियो को देखती हूँ और उससे मुझे सारा मामला पता चल जाता है। अच्छा, खैर इलेक्शन की तरफ आते हैं। और जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी इतना पीछे कैसे रह गई, और मैंने देखा अभी इस वीडियो के अंदर कि केरला में 0 सीट्स और तेलंगाना में भी शायद 1 सीट थी और पंजाब में भी कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। हरियाणा में भी शायद बहुत अच्छी सीट्स नहीं आई और 1-2 जगहें और थी, यानी कि महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत अच्छा उनका होल्ड है और गुजरात में उनका वोट बैंक अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र में, यूपी में तो इन जगहों पे कुछ ख़ास नहीं कर पाई बीजेपी। पंजाब के हवाले से, वेस्ट बंगाल के हवाले से बहुत उम्मीद थी, बहुत पुरुम्मीद थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नताइज बहुत बरक्स आए एक्सपेक्टेशन के। अच्छा, मेरी अकल इसीलिए दंग थी, हैरान थी कि यार ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मतलब जो भी जनता है, जो भी आवाम है, जो इतना पसंद करती है, जो सर आंखों पे बिठाती है बीजेपी को, मोदी सरकार को, तो वो क्यों मतलब इस बार उनने क्यों नहीं वोट दिया, इस बार वो लोग क्यों पीछे हट गए, ऐसा क्या रीज़न था, ऐसी क्या वजह थी। तो खैर इस वीडियो में वजह सामने आई, बहुत सारी वजह नहीं, बहुत सारी वजूहात थी और उनमें से बहुत सारे रीज़न्स थे। जैसे कि उन्होंने बताया बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और बताया कि बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं किए गए, और अपोजिशन जो थी, अपोजिट पार्टी जो थी, उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव किस्म के, मैं बोलूँगी कि एक क्या कहेंगे, प्रपोजल्स रखे और जिससे शायद आवाम बहुत अट्रैक्ट हुई उनकी तरफ और शायद इसीलिए बीजेपी की जगह उन लोगों को वोट दिया। और जिसमें से एक तो मुझे बहुत ही हैरान कुन लगा कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा, मतलब ये बड़ा ही मतलब हमारे साइड पे भी अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन कोई ऐसा वादा करता तो मुझे लगता है कि शायद हमारे वाले भी पलट जाते और देते उनको ही वोट। मुझे हमारे साइड भी कुछ ऐसे ही नताइज देखने को मिलते। अच्छा, जो भी है जैसा भी है, लेकिन एक बात तो तय है और समझ आ गई। अच्छा, जब थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जो देखा थोड़े दिनों पहले इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सरकार बनाई थी कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर, दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सत्ता में आए थे और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और वो पाकिस्तान के पीएम बने थे। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो वो लेना भी चाहते थे लेकिन वो ले नहीं पाते थे, और उसकी वजह और रीज़न यही बताते थे कि जो दूसरी पार्टीज़ के लोग थे जिनके पास सीट्स थी और उनके साथ मिलकर मैंने जो सरकार बनाई है, तो अगर मैं उनके अपोजिट जाना चाहता हूँ तो मैं नहीं जा पाता हूँ। मैं कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ लेकिन मेरे अपोजिट वो लोग चले जाते हैं और कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होगा, और मुझे मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं। ये बाकायदा उन्होंने कबूल किया और बोला, और उन्होंने कहा इसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं करना भी चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। और खैर वो मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई थी, क्या था क्या नहीं था, खैर लेकिन ये सुनने को मिला कि वो अपनी तरफ से कोशिश थे, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे लेकिन वो मजबूर थे। वो ये कहते थे कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरी सरकार बने वो ऐसी सरकार बने कि सिर्फ और सिर्फ मैं, जो मेरे पास पावर हो और जो मैं डिसीजन लेना चाहूँ वो मैं लूँ, मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ या किसी किसी दूसरी पार्टी की वजह से या दूसरी पार्टी के लोगों की वजह से मज़ीद सीढ़ी पार्टीज़ के ऊपर निर्भर ना हूँ, ठीक है, या उन लोगों पर निर्भर ना हूँ। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में कि आप बहुत सारी चीज़ें करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। और मोदी सरकार की सबसे ख़ास बात यही रही है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट रहे हैं इस मामले में, यानी कि बिल्कुल आज़ादी के साथ जो फैसला लेना है उन्होंने लिया है। शायद बहुत तारीख़ी फ़ैसले भी किए गए हैं उनकी दौरे हुकूमत में, उनकी सरकार ने, लेकिन अभी देखने को ये मिलता है कि अब उन्होंने सरकार जो बनाई है वो बनाई है
दूसरों के साथ मिलकर, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर। तो अब देखने को ये मिलेगा क्या बीजेपी या क्या मोदी सरकार उतनी ही मतलब इंडिपेंडेंसी के साथ काम कर पाएगी, फैसले ले पाएगी, डिसीजन मेकिंग वैसी ही होगी, उतनी स्ट्रांग होगी जो पहले देखने को मिली है, वैसी ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, या फिर शायद यहाँ पे भी कोई मजबूरी वाला एक रीज़न ना आ जाए, यहाँ पे भी कोई मजबूरी वाली एक बात ना आ जाए, यहाँ पे भी ये बात ना हो जाए कि जी हम करना चाहते थे लेकिन बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाए, जी मजबूर थे। ठीक है, सबको एक पेज पे लाना, सबको एक साथ इकट्ठे करना एक मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बेशक मोदी जी बहुत टैलेंटेड हैं, उन पे पूरा भरोसा है, उनकी जो काबिलियत है वो वाकई गैर मामूली है और हर किसी में पाए जाने वाले नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से सोच रहे शायद वैसा हो, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये जो एक नई हुकूमत है ये चेंज देखने को मिलेगी, ये वैसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो आपको इसमें तब्दीली देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कैसी होगी आगे, मोदी सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या पिछला जो उनका एक रैपो है, क्या पिछला एक उनका जो इमेज है जो चलता हुआ आ रहा है वो आगे भी वैसे ही बरकरार रहेगा या नहीं, या शायद किसी मजबूरी की नज़र हो जाएगा। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई है। तो दोबारा हाजिर होंगी किसी और वीडियो के साथ, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।